चलिए चलिए आज आपकी भूगोल की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे चट्टान के बारे में। तो आइए चट्टान के बारे में हम पढ़ते हैं। चट्टान, चट्टान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, दूसरा चट्टानों के वितरण एवं प्रकार, और तीसरा चट्टानों की विशेषताएं। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि चट्टान किसे कहा जाता है, क्या है। तो वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है उन्हें चट्टान कहते हैं। वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है उन्हें चट्टान कहते हैं। और चट्टानें मुलायम भी हो सकती हैं और कठोर भी हो सकती हैं। चलिए इसको लिख देते हैं इस पे। वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है उसे चट्टान कहते हैं। तो ये हो गई चट्टान की परिभाषा। वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है उन्हें चट्टान कहते हैं और चट्टानें मुलायम और कठोर दोनों हो सकती हैं। चलिए अब दूसरा हम जानेंगे चट्टानों के वितरण एवं प्रकार। तो चट्टानें, इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, और तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। चलिए चट्टानों का वितरण तीन प्रकार से किया गया है। पहला आग्नेय चट्टान, इनको हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कायांतरित या फिर रूपांतरित इसको कहा जा सकता है। अब हम जानेंगे इन तीनों चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टान किसे कहा जाता है, उनके उदाहरण जानेंगे। अवसादी चट्टान किसे कहा जाता है, उनके उदाहरण जानेंगे। रूपांतरित कैसे बनती हैं, उनके उदाहरण जानेंगे। चलिए सबसे पहली जो हमारी चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। चलिए मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि ये मान लेते हैं ये पृथ्वी की क्रस्ट है, यानी कि पृथ्वी का ऊपरी भाग, ठीक। और ये मध्य भाग जिसे मेंटल कहते हैं। चलिए एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि 32 मीटर पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी की गहराई में 32 मीटर जाने पर 1 अंश सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 32 मीटर जाने पर 1 अंश सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। आइए
तो हम देखेंगे कि जब पृथ्वी के भीतर, यानी कि यहाँ तापमान कम है, 32 मीटर जाएंगे 1 अंश सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो यहाँ का तापमान ऊपर की तुलना में काफ़ी अधिक होगा। यहाँ का तापमान ऊपर की तुलना में काफ़ी अधिक होगा। तो अधिक तापमान होने के कारण यहाँ के जो पदार्थ थे, यहाँ के जो पदार्थ हैं वो तरल या प्लाज्मा अवस्था में बदल जाते हैं, तरल या प्लाज्मा अवस्था में बदल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम पानी उबालते हैं और गर्म हो जाता है वो, तो वो ठंडा होने के लिए ऊपर आने का प्रयास करता है, ऐसे ऐसे वो ऊपर आने का प्रयास करता है पानी उबालते समय। वैसे ही पृथ्वी के भीतर पृथ्वी का तापमान इतना अधिक है कि जब ये तरल या प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है पदार्थ, तो ये उबल कर ऊपर आने का प्रयास करता है, और इस तरल पदार्थ को हम पृथ्वी के भीतर मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के भीतर इसको हम मैग्मा कहते हैं। तो जब ये उबल कर ऊपर आ रहा है और यहाँ पृथ्वी के भीतर इसको कहीं जगह मिल गई, ये ठंडा होना चाह रहा है, कहीं जगह मिल गई, तो यहाँ का तापमान अधिक था और यहाँ का तापमान थोड़ा कम है, तो यहाँ ये ठंडा होना चाहेगा, और जमकर जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको पृथ्वी के भीतर आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। जब ये मैग्मा पृथ्वी के भीतर ठंडा होता है, जम जाता है, तब इसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहेंगे। और यही मैग्मा, मान लीजिए ये उबल रहा है और ये पृथ्वी की क्रस्ट के बाहर आ जाता है, तब बाहर आने पर ही इसको लावा कहा जाने लगता है, इसको लावा कहेंगे। फिर जब ये मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाएगा तो इसे लावा कहेंगे। और जब लावा जम जाता है, अर्थात मैग्मा बाहर आएगा, तो ये लावा का रूप धारण कर लेगा, और जब लावा जमता है तो लावा के जमने से बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे आग्नेय चट्टानों की विशेषता के बारे में जानेंगे। चलिए, आग्नेय चट्टान की विशेषता। पहली विशेषता इसकी ये हो जाएगी कि इसमें परत नहीं पाई जाती, इसमें परत नहीं पाई जाती, परत नहीं पाई जाती है। इसको हम उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो यदि कोई पदार्थ गल गया, तरल अवस्था में है, और वो इकट्ठा एक साथ जमेगा, तो उसमें कोई परत नहीं पाई जाएगी, वो अपना एक रूप अलग से धारण कर लेगा, तो इसलिए इसमें परत नहीं पाई जाती है। दूसरा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और तीसरा है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें सिलिका पाई जाती है। और इसकी विशेषता ये है, इसमें कीमती खनिज या कीमती धातुएं कह सकते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए, ये 4 विशेषताएं हो गई आग्नेय चट्टान की। अब हम जानेंगे सिलिका इसमें पाई जाती है, परत नहीं पाई जाती है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, और कीमती खनिज अधिक पाए जाते हैं। तो अब सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों की प्रकृति हम देखेंगे। सिलिका की मात्रा के आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर
आग्नेय चट्टानों की प्रकृति। चलिए, पहला ये होगा कि यदि आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा बहुत अधिक पाई जाएगी तो चट्टान की प्रकृति कैसी होगी? चट्टान अम्लीय मानी जाएगी। यदि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाएगी, पहला, सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाएगी तो चट्टान अम्लीय होगी। और दूसरा, सिलिका की मात्रा जितनी अधिक पाई जाएगी चट्टान का गाढ़ापन उतना ही अधिक होगा। गाढ़ापन अधिक, सिलिका की मात्रा जितना ही अधिक पाई जाएगी चट्टान का गाढ़ापन उतना ही अधिक होगा। और सिलिका की मात्रा जितना ही अधिक पाई जाएगी उसका गलनांक उतना ही अधिक होगा। गलनांक उतना ही अधिक होगा। और चौथा आता है, सिलिका की मात्रा जितना ही अधिक पाई जाएगी उसका घनत्व उतना ही कम होगा। घनत्व कम। चलिए, ये हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि कितनी मात्रा में सिलिका उपस्थित होगी चट्टानों में तो उसे अम्लीय कहेंगे, और कितनी कम मात्रा में होगी तो उसे क्षारीय कहेंगे। चलिए, हम एक सारणी बना लेते हैं। मात्रा, दूसरा चट्टानों की प्रकृति, ये आग्नेय चट्टानें हैं, चट्टानों की प्रकृति, तीसरा आंतरिक आग्नेय, चौथा बाह्य आग्नेय। चलिए, एक सारणी बना लेंगे। यदि सिलिका की मात्रा 70% से अधिक पाई जाएगी तो चट्टानों की प्रकृति कैसी होगी? अगर 70% से अधिक पाई जाती है तो उसे अम्लीय चट्टान कहेंगे। यदि सिलिका की मात्रा 70% से अधिक पाई जाती है तो चट्टान अम्लीय होगी। और आंतरिक आग्नेय चट्टान में इसको क्या कहेंगे? ग्रेनाइट। अर्थात ग्रेनाइट चट्टान में सिलिका की मात्रा 70% से अधिक पाई जाती है और ग्रेनाइट अम्लीय चट्टान है। और बाह्य आग्नेय चट्टान में इसको क्या कहेंगे? रायोलाइट भी अम्लीय चट्टान। दूसरा, यदि सिलिका की मात्रा 60 से 70% है, 60 से 70% के बीच है तो इसकी प्रकृति उदासीन होगी। ये ना तो अम्लीय होगी और ना ही क्षारीय होगी, उदासीन होगी। और इसको आंतरिक आग्नेय में कहेंगे डायोराइट। यदि पूछा जाता है आपसे कि डायोराइट की प्रकृति कैसी है तो ये ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। और बाह्य आग्नेय चट्टान में इसको कहेंगे एंडेसाइट। ये भी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। अब देखेंगे, यदि सिलिका की मात्रा 45 से 60% के बीच में पाई जाती है तो चट्टान की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। 45 से 60% के बीच चट्टान की प्रकृति क्षारीय होगी। और आंतरिक आग्नेय में इसको हम कहेंगे ग्रेबो। अर्थात अगर आपसे पूछा जाता है
कि ग्रेबो चट्टान की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है, और बाह्य आग्नेय में इसको हम बेसाल्ट कहेंगे, बेसाल्ट। चलिए अगला, यदि सिलिका की मात्रा 45% से भी कम पाई जाती है, 45% से भी कम पाई जाती है, तो इसकी प्रकृति अति क्षारीय हो जाएगी। ये चट्टान अति क्षारीय हो जाएगी, और आंतरिक आग्नेय में हम इसको कहेंगे पेरिडोटाइट। और बाह्य आग्नेय चट्टानों में कोई भी चट्टान अभी तक ऐसी नहीं पाई गई है जिसमें सिलिका की मात्रा 45% से कम हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन, अगर यहाँ से बनता है, जैसे ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो क्या कहेंगे हम, 70% से अधिक। रायोलाइट में सिलिका की मात्रा 70% से अधिक। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, आंतरिक आग्नेय चट्टान है। वैसे डायोराइट में पूछ लेगा सिलिका की मात्रा, तो 60 से 70%। कैसी चट्टान है, उदासीन चट्टान है। चलिए अब आगे हम अध्ययन करेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में। क्या हुआ, ठीक है? अवसादी चट्टान, चलिए अवसादी चट्टान की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे कि अवसादी चट्टान बनती कैसे है। तो सरल भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि अवसादों के परत दर परत जमने से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादों के परत दर परत जमने से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब ये अवसाद क्या है, तो अवसाद हम लिख सकते हैं, अवसाद में आ जाएगा अपना गोलाश्म, बजरी, सिल्ट, रेत, पंख, ये सब अवसाद, ठीक है, ये सभी अवसाद हैं। तो अवसादी चट्टान की परिभाषा क्या हो गई कि अवसादों के परत दर परत जमने से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। आइए इसको लिख देते हैं। अवसादों के परत दर परत जमने से इनका निर्माण होता है, जमने से इनका निर्माण होता है। अब अवसादी चट्टानों का उदाहरण हम देखेंगे। अवसादी चट्टानों का उदाहरण एग्जाम्पल में हम देखेंगे। एग्जाम्पल पहला हो जाएगा सैल जो है ये अवसादी चट्टान है। दूसरा चूना पत्थर, तीसरा बलुआ पत्थर, चौथा खड़िया, पांचवा जिप्सम। देखो यहाँ दिख रहा है नीचे,
और हो जाएगा कांग्लोमरेट ये है अवसादी चट्टानों का उदाहरण। और कोई मिस तो नहीं हो रहा है? और एक है डोलोमाइट। चलिए, डोलोमाइट, ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा ग्रेनाइट दे देगा, बेसाल्ट दे देगा, चूना पत्थर भी उसी में दे देगा, या शिस्ट भी दे देगा, तो उसमें पूछेगा इसमें से कौन सी अवसादी चट्टान है, तो कौन सी चट्टान है अवसादी? चूना पत्थर। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये हो गए अवसादी चट्टानों के उदाहरण, नोट कर लीजिए इसको। उसके आगे हम चलते हैं, उसके आगे हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगली है हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो देखेंगे, ये देखा जाए तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण अवसादी और आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। और अगर इसकी परिभाषा दी जाए तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर ताप और दाब अधिक पड़ने के कारण ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। हालांकि कहने में ये बहुत आसान है कि ताप और दाब अधिक पड़ने के कारण रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। बहुत अधिक समय तक ताप और दाब जब अधिक पड़ेगा तो ये घटना होती है, चट्टानें रूपांतरित चट्टान में बदलती हैं। तो ये हो गया, ये हो गई इसकी परिभाषा। चलिए इसको लिख देते हैं। आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर ताप और दाब अधिक पड़ने के कारण रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। चलिए अब हम देखेंगे कि ये आग्नेय और अवसादी चट्टानें रूपांतरित में कैसे परिवर्तित होती हैं। इतना नोट हुआ? चलिए इसको स्किप कर देते हैं। अवसादी चट्टान, यहाँ पे लिख देंगे मूल चट्टान, और इसके रूपांतरण से बनी चट्टान को रूपांतरित चट्टान। देखो सही है, ऊपर दिख रहा है ये। क्या हुआ? थोड़ा नीचे। चलिए ये इधर वाला रूपांतरित। अगला हो जाएगा
आग्नेय चट्टान इधर रूपांतरित ये हैं मूल चट्टान। आगे सारणी बनाएंगे हम। ये रूपांतरित से रूपांतरित में भी चट्टानें परिवर्तित होती हैं। रूपांतरित चट्टान। चलिए, अवसादी चट्टानों में अभी हमने आपको लिखवाया, उसको लिख लेते हैं। पहला सैल, दूसरा बलुआ पत्थर, तीसरा चूना पत्थर, चाक या डोलोमाइट, और एक हो जाएगा कांग्लोमरेट। चलिए, इसका रूपांतरण हम देखेंगे कि अवसादी चट्टानों का रूपांतरण कैसे किन चट्टानों में हो रहा है। कि अगर अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है तो उसे किस चट्टान के नाम से जानते हैं। चलिए, सैल यदि रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित होगी तो उसे हम कहेंगे स्लेट। और बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है, क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर संगमरमर में। चाक या डोलोमाइट भी संगमरमर में परिवर्तित होगा, संगमरमर में परिवर्तित होगा। और कांग्लोमरेट जो है ये क्वार्टजाइट में, ये क्वार्टजाइट में परिवर्तित होगा। चलिए, अब आग्नेय इतना हो गया। सैल का स्लेट में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, चूना पत्थर संगमरमर में, चाक या डोलोमाइट संगमरमर और कांग्लोमरेट क्वार्टजाइट में। अब आग्नेय चट्टान का उदाहरण हम आपको लिखवाए थे। पहला था ग्रेनाइट, दूसरा ग्रेवो। चलिए, ग्रेनाइट का रूपांतरण क्या किस में होगा? नीस में। ग्रेनाइट का नीस में, ग्रेवो का सर्पेंटाइन में। एक उदाहरण मिस हो गया हमारा, कोयला भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कोयला भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है और इसका रूपांतरण होता है हीरे में। इसका रूपांतरण हीरे में होता है। अब रूपांतरित चट्टान देखेंगे। यहाँ सैल का स्लेट में रूपांतरण हो गया है तो ये रूपांतरित चट्टान बन गई है। फिर यहाँ पर इसको लिखते हैं स्लेट। इसका फिर से रूपांतरण हो जाता है स्लेट का शिस्ट में, स्लेट का शिस्ट में। चलिए, इतना हो गया। ये है आपकी सारणी और चट्टानों का रूपांतरण। अवसादी चट्टान, रूपांतरित, आग्नेय रूपांतरित और रूपांतरित का रूपांतरित में। अवसादी चट्टान की विशेषता हम जानेंगे। अवसादी चट्टानों की विशेषता। अवसादी चट्टानों की विशेषता।
चलिए, पहली विशेषता होगी इसमें परतें पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। चलिए, क्या इसकी परिभाषा क्या थी? अवसादों की परत दर परत जमने से। जैसे कोई अवसाद जम गया, उसके ऊपर से कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद दूसरा अवसाद आके जम गया, तो बीच में एक परत पड़ जाती है, तो इसलिए इसमें परतें पाई जाती हैं। और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म कैसे पाए जाते हैं? जैसे यहाँ पर अवसाद जमा हुआ है, ये अवसाद मान लेते हैं, यहाँ पर अवसाद जमा हुआ है, कई सालों तक ऐसे पड़ा हुआ है, इस पर कोई जीव जंतु आकर बैठते हैं, या कि कोई पेड़ों की पत्ती या कि पेड़ गिर जाता है, उसके ऊपर से दूसरा अवसाद आकर जम जाएगा, तो उसके सड़ने गलने से ही उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है। अगली, इसकी अगली जो विशेषता है, इसमें खनिज तेल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, खनिज तेल की अधिकता, खनिज तेल की अधिकता होती है। ठीक है, खनिज तेल की अधिकता होती है इसमें। चलिए, तो ये हो गया अवसादी चट्टान, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला एक चीज़ हम और देखेंगे कि आग्नेय चट्टानों में क्रिस्टल या रवे पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में क्रिस्टल या रवे पाए जाते हैं, आग्नेय में क्रिस्टल या रवे पाए जाते हैं। अब देखेंगे क्रिस्टल या रवे क्या। हमने बताया आपको कि जब मैग्मा पृथ्वी के भीतर जमता है, पृथ्वी के भीतर जमता है, मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के भीतर ये मैग्मा गर्म तप्त अवस्था में, तरल अवस्था में ये उबल रहा है। अब ये पृथ्वी के भीतर जमता है, तब रवे बड़े होते हैं, तब रवे बड़े बनते हैं चट्टानों में। अब ये बड़े कैसे बनते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पे ये मैग्मा है और बाहर आएगा तो इसको हम लावा कहेंगे। क्योंकि अब देखिए यहाँ का तापमान बहुत अधिक है, यहाँ का तापमान पृथ्वी में बहुत भीतर तक जाने पर यहाँ का तापमान बहुत अधिक है, और उसके ऊपर तापमान थोड़ा यहाँ पर कम हो जाएगा, और अगर पृथ्वी के बाहर आएंगे तो यहाँ की तुलना में तापमान बिल्कुल भी कम हो जाता है। तो चट्टान पहले कहाँ ठंडी होगी, ये लावा पहले कहाँ ठंडा होगा, पृथ्वी के बाहर, और मैग्मा को ठंडा होने में समय लगेगा। अर्थात जितना समय लगता है मैग्मा को ठंडा होने में, जितना अधिक समय लगेगा, क्रिस्टल या रवे उतने ही बड़े बनेंगे, उतने ही बड़े बनेंगे। और यहाँ लावा जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए बाह्य आग्नेय चट्टानों में रवे छोटे पाए जाते हैं और आंतरिक आग्नेय चट्टानों में रवे बड़े पाए जाते हैं। एक और है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टान सर्वाधिक कठोर होती है, रूपांतरित चट्टान सर्वाधिक कठोर होती है। सभी चट्टानों में सर्वाधिक कठोर कौन सी होती है? रूपांतरित चट्टान। जैसे हम देखेंगे कि कोयला कौन सी चट्टान थी? अवसादी से वो परिवर्तित हो रही थी हीरे में, रूपांतरित में, और हीरा सबसे कठोर धातु माना जाता है। तो इतना कंप्लीट हुआ। चलिए, चट्टान की क्लास आपकी ओवर होती है। अब आगे हम कल दूसरी क्लास लेंगे।